Today I will teach you the second lesson of class 12 film book. The name of this lesson is Lost Spring. It is written by Anis Jung. Anis Jung was born in Rourkela in Odisha, but she spent her childhood in Hyderabad. Her parents shifted to Hyderabad. Her parents belonged to an aristocratic family. Her father was advisor to the Nizam of Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has written several books. Lost Spring is an extract from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. ये है लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट मीन्स खो गया, स्प्रिंग मीन्स बसंत. बसंत का खो जाना. बसंत ऐसा मौसम होता है जिसमें चारों तरफ फूल होते हैं, हरियाली होती है, फूल ही फूल होते हैं. तो यहाँ पर ऐसे खुशी होती है. तो यहाँ पर ऐसे बच्चों की ज़िंदगी को बताया गया है जिनकी ज़िंदगी से खुशी चली गई, बसंत चला गया है. और इसमें स्टोरी ये है स्टूडेंट चाइल्डहुड. ऐसे बच्चों की कहानी है जिन बच्चों से बचपन चला गया, जो जानते नहीं है कि बचपन क्या चीज़ होती है. बचपन खेलने कूदने की चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बच्चों की कहानी है जिनकी जिंदगी में बचपन नाम की कोई चीज़ नहीं है, खेल कूद एंजॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं रही है. ऐसे बच्चों की कहानी है. हियर द राइटर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड डाउनट्रॉडन चिल्ड्रन. यहाँ पर लेखिका जो है अनिस जंग जो है वो उन बच्चों की ज़िंदगी का बयान करती हैं जो बहुत गरीब बच्चे हैं. अनिस जंग जो थी वो एक फेमस स्टोरी राइटर थी जो रूरकेला में पैदा हुई थी और हैदराबाद में चले गए. और उनके फादर जो थे हैदराबाद के निज़ाम जो थे उनके सलाहकार थे, और उन्होंने इंडिया में एजुकेशन हासिल करी और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एजुकेशन हासिल करी. अनिस जंग ने बहुत सी किताबें लिखी. तो ये लेसन जो है लॉस्ट स्प्रिंग खो जाना, इसमें उन बच्चों की हियर द राइटर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. वो बच्चे जिससे खुशी अच्छी नहीं, जो हर चीज़ से ऐश और आराम की चीज़ से यार वंचित है, उन बच्चों की इसमें वर्णन किया गया. दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये लेसन 2 पार्ट में बटा है. पहला इसका पार्ट है सम टाइम आई फाउंड ए रुपी इन द गार्बेज कूड़ा. पहला पार्ट है इसका, कभी कभी मुझे कूड़े में रुपया मिलता है. और दूसरा पार्ट इसका है आई वांट टू ड्राइव ए कार. तो आज मैं आपको पहला पार्ट. इसमें एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम साहिब आलम है. वो बच्चा एक बांग्लादेशी है. उसके माँ बाप पेरेंट जो थे 1971 में बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे और वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आकर के रहने लगे थे. अब ये बच्चा जो है अपनी उसके घर वाले जितने भी बांग्लादेशी हैं वो सब लोग सीमापुरी में रहते हैं. ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ मुख्य सुविधाएँ नहीं हैं. और ये बच्चे जो हैं गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. वो अपने माँ बाप के साथ कूड़ा बीतते हैं, कूड़े में सामान चीज़ें बेचते हैं और उससे गुजारा करते हैं. राइटर उन बच्चों से मिलती है और उनकी कंडीशन के बारे में बताती है. तो वाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अनिस जंग कह रही हैं कि why do you do this. मैंने साहिब से पूछा जिसको मैं इनकाउंटर मिलती हूँ, जिससे मैं रोज़ सुबह मिलती हूँ. और क्या करता होता है वो स्क्रोंजिंग में तलाश करता है सोने को. इनका गार्बेज में कूड़े के डब में ढेर नेबरहुड पड़ोस. अनिस जंग कह रही कि मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर लगे हुए. जब मैं गुजरती हूँ तो वहाँ पर मुझे साहिब नाम का एक लड़का मिलता है
जो उस सोने में, उस कूड़े में से सोना तलाश करता होता है, सोना तलाश कर खोजता होता है। तलाश मतलब वो सोने मतलब यहाँ पर है, ये गोल्ड नहीं है जो जिससे अब ज्वेलरी वाला बनती है, यहाँ पर सोने मतलब वो कुछ पैसा मिल जाए, कुछ और चीज़ मिल जाए जिसको बेच दें। तो अनिल जंग कह रही हैं, लेखक कह रही हैं कि जब मैं अपने पड़ोस में से गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ, रोज़ सुबह मैं देखती हूँ एक साहिब नाम के लड़के जो पड़ोस में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनमें से पैसे वगैरह तलाश करता हूँ, उचित मिलता है। और मैंने उससे पूछा, लड़के से पूछा, साहब से पूछा, तुम ये काम क्यों करते हो? इससे पूछा, साहब से पूछा, जिसने साहब लेफ्ट, जिसने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ा। उन लड़के से पूछे कि तुम कूड़े में ये क्या तलाश कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो? सेट इमडेस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर जो उसने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था साहब ने, उसका घर कहाँ था? एमडेस में, बीच में। उसका घर हरे हरे ढाका में हरे हरे खेतों के बीच में उसका घर था, लेकिन अब इतना समय डिस्टेंस में उसे घर जरा भी याद नहीं। There were many storms that swept away their freedom. वहाँ पर ढाका में बहुत तूफान आते थे, बाढ़ आती थी, जिसमें उनका घर बह गया। His mother tells him, उसकी माँ उसे बताती है, उसे याद तो नहीं है, बहुत छोटा जगह, लेकिन उसकी माँ बताती है, That is why they left, इसलिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, looking for gold in the big city where, और वो बड़े शहर में जहाँ वो आज रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, वहाँ पर वो सोना तलाश करे, अभी अपनी रोजी रोटी की तलाश करे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस राइटर जो है, लेखक जो है अनिल जंग, वो अपने पड़ोस में रोज़ सुबह को एक लड़के को, जिसका नाम साहिब होता है, साहिब उसको कूड़े में कुछ चीज़ तलाश करते हुए, रुपया पैसा वगैरह इस तरह की चीज़ें तलाश करते हुए देखती है। और वो उस बच्चे से पूछती हैं, साहिब यानी जिसने अपना घर, जिसका घर ढाका का रहने वाला था, जिसकी राजधानी ढाका है, वहाँ का रहने वाला था, और उसने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि बांग्लादेश में उसका मकान जो ढाके में था, हरे हरे खेतों के बीच में मकान स्थित था, लेकिन फिर भी उसने मकान छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि इतने ज़्यादा तूफान आते थे जिसमें उनका घर बह गया। तूफान आए तो उसमें उनका घर बह गया, इसलिए वो लोग अपना घर बार छोड़ करके इंडिया आ गए थे। और काहे के लिए आ गए थे? सोने की तलाश, मैंने पैसे की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में इंडिया आ गए थे। और अब वो बड़े शहर में आ गए थे, जहाँ दिल्ली में, जहाँ पर वो रहने लगे। तो उससे, उस बच्चे से, साहिब से लेखिका ने पूछा, अनिल जंग ने पूछा, तुम बेटा ये काम क्यों करते हो? तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम ये कूड़े में चीज़ें क्यों तलाश कर रहे हो? कूड़े में क्या तलाश कर रहे हो? I have nothing else to do. मटर्स भी होता है, कोई चीज़ को ऐसे कहना कि साफ समझ में आए, बड़बड़ाते हुए कहना। लुकिंग अवे, इस पर उस लड़के ने, साहिब ने कहा कि मेरे, बड़बड़ाते हुए कहा, अनक्लियर आवाज़ में कहा, मेरे पास और कोई काम है नहीं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई काम है नहीं। मैंने कहा, मैंने उससे कहा, डिलीवरी में बगैर सोचे समझे गए, से समथिंग विदाउट थिंकिंग। अब इस पर अनिल जंग ने, लेखिका ने, राइटर ने बगैर सोचे समझे उस लड़के से कहा, स्कूल क्यों नहीं जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाओ, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, महसूस इमीडिएटली में तुरंत, हाउ हलो मीन्स खोखली, मीनिंगलेस, द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन ये तो कह तो दिया नहीं जंग ने कि बच्चे से स्कूल तुम जाओ, कुछ और कुछ करने को नहीं। उसने, जब बच्चे ने, साहिब ने कहा मेरे पास और करने को कुछ काम ही नहीं है, तो जंग ने उससे कहा तुम स्कूल चले जाओ, कोई काम नहीं है इस पर। लेकिन ये कहने के बाद उन्होंने महसूस करा कि उनकी सलाह जो है, एडवाइस जो है, वो बच्चे को कितनी अर्थविहीन मालूम होगी, कितनी खोखली मालूम होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। इस पर साहिब ने, उस बच्चे ने कहा कि देयर नो, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। फिर जब वो लोग स्कूल बना लेंगे, स्कूल का निर्माण कर लेंगे, जब कोई मेरे पड़ोस में स्कूल खुल जाएगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। इस पर उन्होंने एक तरह का मजाक करते हुए, इस तरह मजाक करते हुए, आधा मजाक करते हुए लेखिका ने
अनिल जंग ने उस बच्चे से कहा, अगर मैं स्कूल खोल दूंगी क्या तुम आ जाओगे? अगर मैं स्कूल बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए, स्कूल खोल देती हूँ, क्या तुम आओगे? यस ही सेड स्माइलिंग। इस पर हंसते हुए उस बच्चे ने कहा, साहिब ने कहा, हाँ मैं आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा स्कूल अगर आप खोलेंगे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद अनिल जंग ने देखा कि बच्चा उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, मैं पढ़ने आऊँ? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, आई से एम्बैरेस्ड में परेशान होकर के, हैविंग मेड, शर्मिंदा होकर के, हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेट। इस पर अनिल जंग बहुत शर्मिंदा हुई कि उन्होंने एक ऐसा वादा करा था बच्चे से जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने ऐसी वादा कर दिया था लेकिन वादा पूरा नहीं करना था। अनिल जंग ने इस पर बहुत शर्मिंदा हुई कि उन्होंने ऐसा वादा करा था जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। और उन्होंने बच्चे ने कहा, स्कूल इट टेक्स लॉन्ग बिल्डिंग, स्कूल बनने में समय लगता है बेटा, स्कूल इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएगा, स्कूल बनने में समय लगता है। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउट में भरी पड़ी एवरी कॉर्नर बिलीव वर्ल्ड, लेकिन इस दुनिया खुली दुनिया में इस तरह के वादे बढ़े पड़े, लोग वादे कर लेते हैं, वादों को पूरा वादे बढ़े। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम, उसको जानने के कई महीने बाद लेखिका ने, राइटर ने उस बच्चे का नाम पूछा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? साहिब आलम, ही अनाउंस्ड, ही डिक्लेयर्ड, ही टोल्ड दैट हिज नेम वाज साहिब आलम। इस पर उस बच्चे ने बताया कि कहा कि मेरा नाम साहिब आलम है। He does not know what it means, उसको नहीं मालूम कि उसके नाम का मतलब क्या है। He does not know even the meaning of his name, उसे अपने नाम का, उस बच्चे को अपने नाम का मतलब उसे नहीं मालूम उसका नाम साहिब आलम इसका क्या अर्थ होता है, बच्चे को नहीं मालूम। If he knew it meaning, अगर वो जान लेता कि उसके नाम का मतलब क्या होता है, साहिब मीन्स मालिक, आलम मीन्स ब्रह्मांड, संसार, उसके नाम का मतलब होता है ब्रह्मांड का भगवान, दुनिया का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक। He would have hard time believing it, अगर उसको पता चल जाता है उसके नाम का मतलब होता है साहिब आलम, कोई दुनिया का मालिक, कोई दुनिया का भगवान, ईश्वर, तो उसको यकीन नहीं होता, उसको मुश्किल से यकीन होता अगर उसको ये पता चल जाता उसके नाम का मतलब क्या होता है। साहिब आलम वो गरीब बच्चा, उसके नाम को दुनिया का मालिक, अनअवेयर, खबर ना होना, व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसको इस बात की खबर नहीं है कि उसका नाम का क्या मतलब होता है, उसका नाम किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स, रोम मीन्स घूमता फिरता है, स्टेड विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, वो बेयरफुट नंगे पैर पाए, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, उसमें गायब हो गया। उसको अपने ये पता ही नहीं उसके नाम का मतलब क्या होता है, वो अपने नाम के बदल से खबर ही नहीं उसको, और वो रूम में घूमता है, और वो सड़कों पे अपने दोस्तों के साथ सड़कों पे घूमता है। उसके दोस्त कैसे होते हैं? एक फौज है नंगे पैर लड़कों की, फौज है, उसके दोस्त हैं जो एक नंगे पैर ऐसे लड़कों की फौज है जिनके पैरों में जूते तक नहीं, वो उन दोस्तों के साथ घूमता रहता है गलियों में सुबह से लेकर के, और दोपहरों का, जिस तरह चिड़ियाँ होती हैं सुबह को चहचहाती हैं, सुबह को निकलती हैं बहुत सी चिड़ियाँ, और दोपहर में गायब हो जाती, पता नहीं कहाँ चली। इसी तरह ये वो साहिब आलम जो है वो भी अपने दोस्तों के साथ सुबह से दोपहर तक सड़कों पे घूमता रहता है नंगा पैर लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, और उसके बाद में दोपहर में कहीं चले जाते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, पहचानना। अनिल जंग कहनी कि एक महीने से ज़्यादा समय हो गया जब से मैं इन सबको जानती हूँ, एक एक को जानती हूँ। वाई आरेंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। अब अनिल जंग ने, लेखिका ने एक बच्चे से पूछा, राइटर ने पूछा, बेटा तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? इस पर बच्चे ने कहा, माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम फ्रॉम द शेल्फ, कह रही मेरी माँ ने ही आंसर सिंपली। इस पर बच्चे ने बहुत ही सादगी के साथ जवाब दिया, मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नहीं उतारा, चप्पलें अलमारी पर रखी हुई थी, मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता था, मेरी माँ ने मुझे उतार कर दिया, इसलिए मैं चप्पल नहीं। Even if she did, he will throw them off yet. अब इस पर दूसरा बच्चा वेरिंग जो जूते पहने हुए हैं, जो मैच नहीं कर रहे हैं, जो अलग अलग कलर के हैं, दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, अब इस पर एक दूसरा बच्चा
उन्हीं बच्चों के साथ में एक बच्चा जूते पहने हुआ था, लेकिन वो जूते दोनों जूते अलग अलग कलर के थे, मैच नहीं करेगा। उस बच्चे ने ये कहा कि अगर इस बच्चे की माँ इसको चप्पल उतार के दे भी देती तब भी वो उसको फेंक देता, वो नहीं पहनता। When I commented, he shuffled his, जब कह किसने कहा? उस बच्चे ने कहा था जो दो अलग अलग कलर के जूते पहने हुए थे। लेखक ने जब उसको इशारा करा, कहा कि बेटा तुम्हारे जूते दोनों अलग अलग कलर के हैं, तो बच्चे ने क्या करा? उनको आगे पीछे कर दिया, शफल दिया, पैरों को आगे पीछे कर दिया ताकि छुप जाए, ऐसे कर दिया। और उसने कुछ नहीं कहा, छुपा दिया पैरों ताकि दिखे ना अलग। आई वांट शूज से द थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। अब तीसरा बच्चा, उन बच्चों में तीसरा बच्चा जो था वो कहता है कि मैं एक जोड़ी जूते चाहता हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में आज तक जूते नहीं। ट्रेवलिंग अराउंड द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर। ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करना, अराउंड द कंट्री पूरे देश में, वॉकिंग बेयरफुट नंगे पैर। अली जंग कह रही हैं, लेखक कह रही हैं कि मैंने, राइटर कह रही हैं कि मैंने पूरे देश में यात्रा करी है, पूरे देश में मैं घूमी हूँ और मैंने यात्रा के दौरान बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, शहरों में देखा है, गाँव के सड़कों में देखा है बच्चों लोगों को बगैर नंगे पैर चलते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक मीन्स कमी। इसकी वजह ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए लोग नंगे पैर चल रहे, बल्कि एक वजह और भी है, ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। नंगे पैर रहने की लोगों के अंदर एक परंपरा है। बहुत से कबीलों में, बहुत सी जगहों पे लोगों में ये परंपरा है कि वो नंगे पैर आए। तो लेखक कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं, राइटर कह रही हैं कि मैंने पूरे देश में सफ़र करा है और उसने सफ़र के दौरान मैंने बहुत से लोगों को नंगे पैर चलते हुए देखा। लेकिन इसकी यही वजह नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसकी वजह ये भी है कि ये एक परंपरा हुई, उनके अंदर एक परंपरा है नंगे पैर चलने की। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, एक्सक्यूज में बहाना, पर्सों में लगातार स्टेप पर। राइटर कह रही है शायद ये एक बहाना है गरीबी को छुपाने का। ये लोग बहुत गरीब हैं और गरीबी में जूते के चप्पल के बाद पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको परंपरा बना दिया है। इसलिए गरीबी को छुपाने शायद एक परंपरा बना दिया उन्होंने। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड। यूडीपी एक शहर है उड़ीसा का, तो कर्नाटक का एक शहर है। तो लेखक कह रही हैं, राइटर कह रही हैं, लेखक कह रही हैं कि मुझे एक कहानी याद है जो मुझे यूडीपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताई थी। उसने क्या कहानी बताई थी? ए यंग मैन, उसने कहा था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल। उसने बताया था कि जब मैं छोटा बच्चा था, नौजवान बच्चा था, तो मैं जब स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। नहीं, राइटर को एक कहानी याद आ रही है जो उसको यूडीपी के रहने वाले एक व्यक्ति से संबंधित है। वो क्या कहानी है? उस व्यक्ति ने उसे बताया था कि जब वो नौजवान लड़का था तो वो स्कूल जाया कर, स्कूल में पढ़ा करता था, तो वो एक मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, पुरोहित, और उस मंदिर के, जिस मंदिर पास से गुजरता था, उस मंदिर के पुरोहित जो थे, पुजारी जो थे, वो उसको पिता थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, में थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर फियर। जब वो मंदिर पास से गुजरता था तो मंदिर के पास, मंदिर में वो थोड़ी देर के रुक जाता था और वो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि ईश्वर उसे एक जोड़ी जूते दे। ईश्वर से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था वो। 30 years later I visited his town। लेखक कह रही है 30 साल बाद दोबारा मैं उस शहर के पास से गुजरी, उस नगर के पास से गुजरी। एंड टेम्पल was not drawn in an air of disaster। और वो टेम्पल जो था, मंदिर जो था, वो बर्बादी में डूब गया था। यानी मंदिर अब वहाँ नहीं रहा था, जिसमें में बर्बादी, मंदिर डूब गया, खत्म हो गया, वो मंदिर बर्बादी, बिल्कुल विनाश हो गया था मंदिर, अब वहाँ नहीं था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड न्यू, और उसके बैकमेंट पीछे की तरफ, मंदिर के पीछे की तरफ नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर उसके घर में, जो मंदिर के पीछे था, जो पहले मंदिर था, वहाँ पर लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, प्लास्टिक, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी।
A young boy dressed in a grey uniform, wearing shorts and shoes, arrived panting and threw his school bag on folding bed. अब राइटर कह रही है कि एक नौजवान लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने हुए था और साथ में मोजे और जूते पहने हुए था, वो हाँफता हुआ पेंटिंग में हाँफता हुआ आया और उसने स्कूल के बैग को फोल्डिंग बेड पे डाला। स्कूल बैग था उसके पास। वो कह रही है कि उस एक पुजारी जो था वो बैग पीछे की तरफ रखते थे और वहाँ पर एक नौजवान आदमी सफ़ेद ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुआ था जो मोजे और जूते पहने हुआ था, हाँफता हुआ आया और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पे डाल दिया। उस लड़के ने फोल्डिंग बेड पे स्कूल बैग को डाल दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देख करके मुझे याद आ गई। आई रिमेंबर द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. अब कह रही हैं कि उस बच्चे को देख करके मुझे उस लड़के की कहानी याद आ गई जिसने देवी से जूते की प्रार्थना करी थी कि उसको जूता दे दे और उसको एक पेयर जूता मिल भी गया और उसके बाद फिर उसने प्रार्थना करी थी लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इनको कभी खोऊंगा। द गॉडेस हैज ग्रांटेड प्रेयर, इसलिए ने उसकी प्रार्थना कबूल कर ली, स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द, इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, दुआ मांगना पड़ता है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वो शूज, अब उस पुजारी के बच्चे की तरह छोटे छोटे बच्चे अब जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर में कूड़ा बीनने वाले, लेकिन कूड़ा बीनने वालों जिस तरह मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं उन्हीं की तरह रिमेन रहना, उन्हीं की तरह बहुत से लोग अब भी बगैर जूतों में नंगे पैर रहते हैं। नहीं कह रही है, राइटर कह रही है कि लेकिन मेरे पड़ोस में जैसे कूड़ा बीनने वाले हैं इनकी तरह और अब भी बहुत से लोग बगैर जूतों के रहते हैं, नंगे पैर। माई acquaintance with barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. इक्वालिटी में जान पहचान, बेयरफुट नंगे पैर, रैग पिकर में कूड़ा बीनने वाली। राइटर कह रही है कि मेरा कूड़ा बीनने नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले लड़कों से जान पहचान जो है वो मुझे दे गई सीमापुरी तक। सीमापुरी कहाँ था? सीमापुरी क्या है? ये दिल्ली का फिर में आउटर स्टेट पर है, दिल्ली का बाहरी एरिया है और कई मील दूर है दिल्ली से, मेन शहर से। तो राइटर कह रही हैं कि मेरे कूड़ा बीनने वाले लड़कों से जान पहचान हो गई, इसलिए मैं सीमापुरी गई। सीमापुरी दिल्ली का आउटर स्कर्ट एरिया, दिल्ली के बाहर एरिया भाग गई। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन। स्क्वेटर मीन जिन्होंने कहीं जगह पे कब्जा कर लिया है, इलीगली गैर कानूनी तौर से किसी चीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया। तो लेखक कह रही हैं, राइटर कह रही हैं कि जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे, जब बांग्लादेश का इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी और उसके बाद में बांग्लादेश का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था, आज़ाद देश बन गया था। तो जब आज़ाद देश बांग्लादेश हो गया तो बहुत से लोग, जब वहाँ की फौज में लोग परेशान, तो बहुत से लोग बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गए, क्योंकि और वो लोग बड़े बड़े शहरों में रहने लगे थे। तो ये जो लोग सीमापुरी में दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से भारत आ गए थे और इन लोगों ने अनाधिकृत तौर से, गैर कानूनी तौर से, इलीगली ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। ज़मीन सीमापुरी में ज़मीनों पे कब्जा कर लिया था, मकान बना लिया, इलीगली तौर से ही रह रहे थे, कोई इनके पास ज़मीन के कागजात वगैरह नहीं। शायद फैमिली साहब के परिवार में उनमें से जो लोग इलीगल तौर से, गैर कानूनी तौर से रह रहे थे दिल्ली में, जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं थी, तो बल्कि उस पर कब्जा कर लिया। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डनेस, उन दिनों सीमापुरी बिल्कुल जंगल उजाड़ था, उजाड़ एरिया, उस एरिया सीमापुरी 1971 में। स्टिल अब भी वहाँ पर वैसी है लेकिन इतना खाली नहीं है, अब आबादी हो गई। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कैसे उन्होंने घर बनाए थे? उन्होंने निर्माण करा था मट्टी से, मट्टी के मकान बना लिए थे विद रूफ ऑफ टीन, उस पर टीन डाल लिए थे और तिरपाल वगैरह
जो तिरपाल डाल दिए। लोगों ने घर कैसे बनाए, जो बांग्लादेश से लोग आए तो मिट्टी वगैरह के बना लिए, दीवारें उठा ली, उसके ऊपर टीन डाल लिए या तिरपाल वगैरह डाल दिए। डिवाइड अब वंचित, न तो सीवेज सिस्टम था उनकी आबादी वहाँ, न ड्रेनेज, न नाली पानी निकलने का इंतज़ाम था उनकी आबादी में, रनिंग वाटर, न तो पानी की सप्लाई, और करीब 10,000 और वहाँ पर 10,000 एक। तो यहाँ पर इंसैनिटी कंडीशन, हियर द राइटर इज डिस्क्राइबिंग द इंसैनिटी कंडीशन ऑफ सीमा। सीमापुरी में की जो कंडीशन है वो बता रही है कि सीमापुरी में न तो सफाई का इंतजाम है, न ट्रेन, यानी कि जो लोग 10,000 जो बांग्लादेशी जो थे उन अधिनिकर तरीके से सीमापुरी में ज़मीन को ऑक्यूपाई कर दिया और अपनी झोपड़ियाँ बना ली। झोपड़ियाँ कैसे बनाई थी? मिट्टी से दीवारें उठा के उनमें टीन या तिरपाल डाल दिया और उसमें 10,000 बांग्लादेशी रहते थे। और इनकी आबादी में, इनकी कॉलोनी में, इनकी बस्ती में न तो सीवेज सिस्टम था, न ड्रेनेज, न नाली वगैरह का सिस्टम था, न पानी की सप्लाई थी, कुछ नहीं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एंटिटी में पहचान। ये लोग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं लेकिन इनके पास कोई पहचान नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, कोई परमिट नहीं है। वर्ड, लेकिन राशन कार्ड इनके बन गए सबके इनने, और जिसकी वजह से इनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए। पॉलिटिशियन वगैरह ने बनवा लिए इनके ताकि वो वोट दे सके एंड इनेबल, और लेकिन इनके राशन कार्ड बन गए हैं और इनके वोटर लिस्ट में नाम आ गए। राशन कार्ड की वजह से इनको राशन मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, सरकारी सस्ते की सरकारी राशन की दुकानों पर इन्हें सस्ता अनाज मिलता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइव में जिंदा रहने दैन आइडेंटिटी, इनके लिए जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए अपनी पहचान से महत्वपूर्ण चीज़ है अनाज, खाना। खाना जरूरी है, पेट भरा होती है, पहचान जरूरी नहीं है। इफ़ एट द एंड ऑफ डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन stomach, we would rather live here than in fields that give us no grain. Says a group of women in tattered fatigue sarees when I asked why they left their beautiful land of green fields. अब राइटर को औरतों का एक समूह मिला, एक ऐसे औरतों का समूह मिला जो फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी। अब उसमें से राइटर ने उनसे पूछा, उन औरतों से पूछा, भाई तुम बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में रहते थे, इतने बड़े तुम्हारे मकान थे, जिसमें तुम्हारे मकान थे और ढाका में सुंदर सुंदर हरे हरे खेत थे और नदियाँ थी, तुमने ऐसी देश को, ऐसी जगहों को क्यों छोड़ दिया? तो उनमें वो औरतें कहती हैं, क्या कहती हैं? इफ़ कि अगर दिन के आखिर में हम अपने परिवार को खिला सकते हैं और बग़ैर और पेट में दर्द के सो सकते हैं, यानी और बग़ैर भूखे पेट सो सकते हैं, तो हम लोग उन खेतों में रहने के बजाय जहाँ में अनाज नहीं मिलता था यहाँ रहना पसंद करेंगे। कहने मतलब भाई हम यहाँ पर अपना पेट भर सकते हैं, जब हम बांग्लादेश में रहते तो हमें अपना पेट भी नहीं भर पाते थे, इसलिए हम उन सुंदर शहरों की जगहों को छोड़ करके आ गए। Whenever they find food, they pitch their tents. जहाँ पर उन्हें खाना मिलता है वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं, तंबू गाड़ लेते हैं, एंड बिकम ट्रांसलेट, और वही तंबू उनके ट्रांसलेट भी टेम्परेरी, उनके अस्थायी मकान में। चिल्ड्रन ग्रो अप इन, बच्चे इन्हीं टेंट में, इन्हीं में तंबुओं में पढ़ते हैं, बिकॉज अब वो माँ बाप हो जाते, पार्टनर हो जाते सर्वाइवल, और वो बच्चे जो है माँ बाप का सर्वाइवल में जिंदा रहने में मदद करते हैं, पार्टनर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स है, और सीमापुर में सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहने मतलब क्या है, कारोबार का मतलब क्या है? राइट पिकिंग, कूड़ा बीनना। दो द एयर्स इट हैज एक्वायर्ड और कई सारे फाइन आर्ट हो गया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा जो है सोने जैसा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए इंसान यानी बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं इंसान की, वो उनके कूड़ा बीनने से पूरी होती हैं। बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं इंसान की? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें उनके कूड़ा बीनने से पूरी होती हैं। इट इज़ देयर डेली, ये उनकी रोज़मर्रा की रोजी रोटी का जरिया होगा कूड़ा बीनना। ए रूफ ओवर इट देयर हेड, और उनके लिए सर पे छत भी इसी से बनी। इट इज़ लीकिंग, हालांकि वो उसमें भले ही वो छत टूटी है लेकिन छत उनके पाए, मकान उनका है कूड़ा बीनने से। बट फॉर, लेकिन बच्चे के लिए इससे ज़्यादा है, बच्चे के लिए इसका मतलब और है कूड़ा बीनना। आई समटाइम्स फाइंड रुपी इवन 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब कहता है
कि मुझे कभी कभी जब मैं कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है उसकी, और जब वो कहता है तो उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, खुशी की मारी चमक, उसकी आंखें चमकने लगती है साहब, वो कहता है मैं कूड़ा बिन में कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपये। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्टोनजिंग। इस पर राइटर ने उस साहिब से कहा, जब तुम्हें चांदी का सिक्का मिलता है कूड़े के ढेर में, तो क्या तुम फिर तलाश करना बंद कर देते हो, कूड़ा बीनना बंद कर देते हो? देयर इज होप ऑफ, हाँ, इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पर राइटर कह रही है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब जो उनके माँ बाप के लिए मतलब होता है उससे भिन्न है। फॉर द चिल्ड्रन इट रेड, बच्चों के लिए इसमें आश्चर्य, और बड़ों के लिए मीन्स जिंदा रहने का जरिया है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of neighborhood club. एक दिन जाड़े की सुबह को, एक दिन जाड़े के मौसम में सुबह को राइटर ने देखा कि साहिब जो था वो एक पड़ोस में क्लब था, उस क्लब के गेट पर खड़ा हुआ, वॉचिंग 2 young men there in white, और वो उन 2 नौजवानों को देख रहा था जो सफ़ेद लिबास पहने हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, वो साहब कहेंगे मुझे ये गेम पसंद है। काइंटेड टू वॉच स्टैंडिंग में, और वो वही दीवार के पास, चार दीवारी के पास खड़े होकर के उसको देखने में संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और वो ये भी एडमिट, वो इस बात को स्वीकार करता है कि जब कोई क्लब नहीं होता है तो वो अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट मी यू द स्विंग, और स्विंग में झूला, और गेट कीपर जो है वो क्लब के अंदर लगा हुआ झूला मुझे इस्तेमाल करने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस के जूते पहने, टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर, जो उसकी कलर शर्ट और शॉर्ट्स जो है उसके ऊपर अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि उनका कलर, उसकी शर्ट का और शॉर्ट्स का कलर बिगड़ गया है, और वो जूते जो पहने हुए हैं वो मैच नहीं हो रहा है उससे। Someone gave them to me, वो कह रहा है इस मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, समझाने के लिए, व्याख्या करने, समझाने के लिए राइटर से साहिब कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए थे। वो जूते उसके कपड़ों से मैच नहीं कर रहे, तो उसके कपड़ों का रंग बिगड़ गया। वो कह रहे जूते मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दे आर डिस्कॉर्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, राइटर कहते हैं कि हकीकत यह है कि किसी बड़े आदमी के लड़के ने उन जूतों को फेंक दिया होगा, वो जूते साहिब को मिल गए होंगे, खूब परे से उस लड़के ने उनको पहनने से इनकार कर दिया, बिकॉज तो वो उनमें एक जूते में सुराख हो गया, जो जूते पहनने से उसमें जूते में सुराख था, और वो शायद किसी बड़े आदमी ने उसको फेंक दिए होंगे, इनकार कर दिया, बड़े आदमी के लड़के ने पहनने से उसने फेंक दिए होंगे, वो उसको मिल गए होंगे, लेकिन उसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसमें सुराख है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ड्रीम कम ट्रू, ऐसा बच्चा जो हमेशा बगैर जूतों का चल रहा है, ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे पैर आए, अगर उसको ऐसा जूता भी मिल जाए जिसमें एक सुराग भी हो, तो समझ लीजिए उसके सपना साकार हो, उसकी ख्वाब पूरी होगी, उसके लिए समझ लीजिए। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली आउट ऑफ, लेकिन जो खेल वो टेनिस देख रहा है वो उसकी पहुंच के पाया। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क, एक दिन जब दिस मॉर्निंग शोएब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क, यानी एक दिन जब सुबह को जब राइटर साहिब से मिलती हैं तो वो देखती हैं कि वो दूध की दुकान पर जाता होता है, उस इन हिज हैंड इज, उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा होता है जिसमें वो दूध लाएगा, और वो कहता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, और वो दूरी की तरफ इशारा करते हुए, थोड़ी दूर पे इशारा करते हुए साहब कहता है अब मैं वहाँ चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड ₹800 एंड ऑल माई मेल में खाने, और वो कहता है मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ और मुझे इसके बदले में 800 रुपये और खाना मिलता है। डज ही लाइक हिम जॉब, आई आस्क, अब अनिल जंग राइटर जो है उससे पूछते हैं क्या उसे अपना काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल, पहले वो केयरफुल निश्चित, पहले वो बेफिक्री रहती, लेकिन अब अपना काम करता है, अब उसके चेहरे पर से बेफिक्री गायब है। द स्टील कनिस्टर सीम्ड हेवियर देन द प्लास्टिक, पहले जब वो कूड़ा पीना करता था उसके कंधे पर प्लास्टिक का बैग पड़ा होता था, लेकिन वो इतना भारी नहीं मालूम होता जितना भारी ये कनिस्टर मालूम हो रहा है। ये स्टील का कनिस्टर जो है ये प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी मालूम हो रहा है।
ही वुड कैरी और क्योंकि वो अपने कंधे पे प्लास्टिक बैग को आसानी से ले जा सकता था, हल्के पर महसूस करता था। द बैग वॉज, क्योंकि वो बैग उसका अपना था, वो किसी को गुलाम नहीं था, नौकरी नहीं थी, लेकिन ये कनिस्टर जो उसका अपना था। द कनिस्टर बिलोंग टू मैन हु ओन्स हिज टाइम। बैग जो प्लास्टिक बैग जो वो कंधे में डालकर कूड़ा बिनता था, वो बैग उसका अपना था, लेकिन ये कनिस्टर जो ले जा रहा है ये उसका अपना नहीं है, बल्कि ये उस आदमी का है जिसके चाय की दुकान है, ये चाय की दुकान के मालिक का है। साहिब नो लॉन्गर, अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा है अपने खुद, बल्कि वो दूसरे का नौकर। दैट्स दिस मॉर्निंग शोएब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क, यानी एक दिन जब सुबह को जब राइटर साहब से मिलती हैं तो वो देखती हैं कि वो दूध की दुकान पर जाता होता है। उस इन हिज हैंड उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा होता है जिसमें वो दूध लाएगा, और वो कहता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, और वो दूरी की तरफ इशारा करते हुए, थोड़ी दूर पे इशारा करते हुए साहब कहता है अब मैं वहाँ चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड ₹800 एंड ऑल माई मेड में खाने, और वो कहता है मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ और मुझे इसके बदले में 800 रुपये और खाना मिलता है। डज ही लाइक हिम जॉब, आई आस्क, अब अली जंग राइटर जो है उससे पूछते हैं क्या उसे अपना काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल, पहले वो केयरफुल निश्चित, पहले वो बेफिक्री रहती, लेकिन क्योंकि अपना काम करता है अब उसके चेहरे पर से बेफिक्री गायब है। द स्टील कनिस्टर सीम्ड हेवियर देन द प्लास्टिक, पहले जब वो कूड़ा बीना करता था उसके कंधे पर प्लास्टिक का बैग पड़ा होता था, लेकिन वो इतना भारी नहीं मालूम होता जितना भारी ये कनिस्टर मालूम हो रहा है। ये स्टील का कनिस्टर जो है ये प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी मालूम हो रहा है। ही वुड कैरी, और क्योंकि वो अपने कंधे पे प्लास्टिक बैग को आसानी से ले जा सकता था, हल्के पर महसूस करता था। द बैग वॉज, क्योंकि वो बैग उसका अपना था, वो किसी को गुलाम नहीं था, नौकरी नहीं थी, लेकिन ये कनिस्टर जो उसका अपना था। द कनिस्टर बिलोंग टू मैन हु ओन्स हिज टाइम। बैग जो प्लास्टिक बैग जो वो कंधे में डालकर कूड़ा बिनता था, वो बैग उसका अपना था, लेकिन ये कनिस्टर जो ले जा रहा है ये उसका अपना नहीं है, बल्कि ये उस आदमी का है जिसके चाय की दुकान है, ये चाय की दुकान के मालिक का है। साहिब नो लॉन्गर, अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा है अपने खुद, बल्कि वो दूसरे का नौकर। दैट्स